मैं अभी तालीम हासिल कर रही थी कि अब्बा जान का इंतकाल हो गया। ये कभी सोचा भी ना था कि नौकरी करनी पड़ेगी। बड़ी मुश्किल से एक मिल में मुलाजमत मिल गई। खुदा का शुक्र अदा किया कि माँ और छोटे बहन भाइयों का पेट पालने के काबिल हो गई थी। पहले कभी घर से कदम ना निकाला था। स्कूल से घर और घर से स्कूल, बस एक रास्ता जानती थी। 5 वक्त नमाज पढ़ती थी और अपने बहन भाइयों के साथ खुश रहती थी। अजनबी लोगों से वास्ता पड़ा था और न बाहर के माहौल की खबर थी। नौकरी की तो जमाने की खबर हो गई। पहले पहल बहुत घबराई। कोई आवाज कस देता तो रोने लगती, कोई घूरता तो आंसू निकल आते। जिंदगी में कदम कदम पर कांटे नजर आने लगे। साथ ही लड़कियां समझाती थीं कि हिम्मत से काम लो, यहां ऐसा ही होता है। कुछ दिनों के बाद माहौल से मानूस हो जाओगी, तब ये बातें इतनी बुरी ना लगेंगी। एतमाद आ जाएगा तो जीना सीख जाओगी। मिल के मालिक को मेरी शिकायतें पहुंचने लगी कि एक लड़की नई आई है जो बात बात पर रोती है और मुंह बसोर कर बैठ जाती है। इससे कारकर्दगी मुतासिर होती है, साथ ही वर्कर भी डिस्टर्ब होते हैं। फैक्ट्री के मालिक ने मुझे बुलवा लिया। जब उसके दफ्तर पहुंची तो वो अपने एयर कंडीशन कमरे में अकेला बैठा था। उसने फोन का रिसीवर कान से लगा रखा था। मैं खामोशी से उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। कुछ देर वो फोन पर बात करता रहा। जब गुफ्तगू खत्म कर ली तो मेरी जानिब मतवज्जे हुआ। शकीला तुम ही हो? उसने पूछा। जी, मैंने सादगी से जवाब दिया। उसने मजीद कुछ न कहा और कल दोबारा इसी वक्त आने की हिदायत की। मैं सोच में पड़ गई, खुदा जाने कल क्यों बुलाया है। नौकरी मेरी मजबूरी थी जिसे किसी कीमत पर खोना न चाहती थी। रात भर इसी फिक्र में गुजरी। अगले रोज मुकर्ररा वक्त पर उसके दफ्तर गई। उसने खुश दिली से कुर्सी पर बैठने को कहा और अगली बात जो कही उसे सुनकर मैं परेशान हो गई। कहने लगा, क्या मुझसे दोस्ती करोगी? मैं सटपटा गई और कोई जवाब समझ में ना आया। तवक्कुफ के बाद फिर उसने अपना जुमला दोहराया तो बेसाख्ता मेरे मुंह से निकल गया, क्या आपकी बेगम नहीं है? कहा, है तो, मगर इस लायक नहीं कि उसको कहीं साथ ले जाऊं। मैं दोस्ती के बिल्कुल कायल नहीं हूं। सिर्फ एक बात जानती हूं, अगर किसी को कोई पसंद हो तो फिर शादी कर लेनी चाहिए। यही दोस्ती का नेक मकसद है। मैंने जवाब दिया। अगर आपको ये बात मंजूर है तो मैं आपसे दोस्ती करने को भी तैयार हूं। वो बोला, मुझे मंजूर है। मैंने उसके कसम खाने से उस पर एतबार कर लिया। उसने भी मुझसे वादा किया कि जब तक मुझसे शादी ना कर लेगा मेरे दामन इस्मत को मैली नजर से ना देखेगा। वक्त गुजरने लगा। हम मिलते और सैर को जाते। मैं उसके साथ गाड़ी में घूमती फिरती। अब मेरी निगाहों में नई जिंदगी के ख्वाब बस गए थे। तभी हर रोज पूछती थी, आप मुझसे निकाह कब कर रहे हैं? बहुत जल्द, बस जरा चंद कारोबारी उलझने समेट लूं। वो ये जवाब देता था। जब ना जाती वो मुझे बुला भेजता। जब 6 माह इसी तरह गुजर गए तो मेरे दिल में वसवसों ने सर उठाया। मुझे डर था कि फैक्ट्री में मेरे साथ काम करने वाले लोग मुझे कोई आवारा लड़की न समझ लें। तभी मैं असद साहब से मिलने से गुरेज करने लगी। जब 1 हफ्ता तक ना मिली तो उसने मुझे बुला भेजा। जी आमादा ना था कि जाऊं, मगर उसकी नाराजगी का ख्याल करके चली गई। वो समझ चुका था कि मैं क्यों मिलने से गुरेजा हूं। देखते ही उसने कहा, शकीला थोड़ा इंतजार करो, मैंने काजी से बात कर ली है। हमने कहा मजहबी तरीके से करेंगे। तुम्हें मैं कोर्ट में ले जाकर रुस्वा नहीं करना चाहता, इसमें मेरी भी बदनामी होगी। जैसे आपकी मर्जी, लेकिन एक बार अगर आप मेरे घर जाकर अम्मी से रिश्ता मांग लेते तो अच्छा था। उसने तसल्ली दी, फिक्र ना करो, मैं उनके पास भी जाऊंगा। उस दिन उसकी बेतकल्लुफी बढ़ी तो मैं रोने लगी। तब कहा, मैं तो तुमको आजमा रहा था और तुम रोने बैठ गई। इस वाक़े के बाद एहतजाजन मैं ना गई। कई दिन तक उनसे ना मिली। फिर आखिर हमारी सुलह हो गई। मैं काम के औकात के बाद शाम के वक्त उसके हमरा घूमने फिरने को जाने लगी। हर रोज वही बात कहते, जल्द निकाह कर लूंगा, बस थोड़ा सा और इंतजार कर लो। एक दिन का जिक्र है, जब मैं दफ्तर गई वो कमरे में मौजूद ना था। थोड़ी देर बाद एक और लड़की कमरे में आ गई। ये सबा थी, उसकी पुरानी दोस्त। वो मुझसे घुल मिलकर बातें करने लगी। बातों बातों में उसने मुझे कुरेदा और मेरा लगाव असद की तरफ पाया तो रोने लगी। मैंने रोने का सबब पूछा तो बरमला कहा, असद ने मुझे भी इसी तरह बेवकूफ बनाया था, यूं ही शादी का चक्कर दिया था। काफी दिनों अपने एतबार में रखा। जब पूरी तरह उन पर भरोसा करने लगी
तो उन्होंने एक दिन मेरे भरोसे को ठेस पहुंचाई। इसके बाद शादी के वादे से फिर गए। अब तो मिलने से भी कतराने लगे हैं। मेरी मानो, अभी वक्त हाथ से नहीं गया, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा, होशियार हो जाओ। ये यूं ही जाल में फंसाते हैं, ये इनका मशगला है। सबा की बातें सुनकर बहुत दुख हुआ। अभी हम ये बात कर ही रहे थे कि असद साहब तशरीफ ले आए। सबा को मेरे पास देखकर सटपट आ गए। रखाई से मुखातिब किया, सबा, मैंने तुमसे फोन पर कह दिया था कि आज मुझे जरूरी काम है, फिर तुम यहां कैसे आ गई? यूं ही आ गई। वो बोली, अब तो आप मिलने से भी रहे। पहले तो 1 मिनट की ताखीर भी गवारा न थी, अब हमेशा यही कह देते हैं, मत आओ, मुझे जरूरी काम है। ये कहकर वो रोहासी होकर चली गई। सबा चली गई तो मुझसे पूछा, क्या कह रही थी? मैंने बताया, कुछ नहीं, बस इधर उधर की हाँक रही थी। उन्होंने मुझे तंबीह की, ये मुझसे कीना रखती है, इसकी बातों में ना आना। घर आकर मैंने बहुत सोचा तो अपने आप को खुद फरेबी में मुब्तला पाया। तब मुझे ख्याल आया, मर्द औरत को धोखा दे सकता है, लेकिन औरत औरत को ऐसे मामलात में धोखा नहीं देती और मर्द का पर्दाफाश कर देती है। सबा के चेहरे पर दुख की तहरीर साफ पढ़ी जा सकती थी। सच उसकी आंखों से झांक रहा था। वो आंखें जो आंसुओं से नम थीं, मेरे दिल ने गवाही दी और झूठ नहीं बोल रही थी। बहुत गौर करने के बाद मैंने एक पर्चा असद साहब के नाम लिखा और एक उनकी बेगम साहबा के नाम, जिसमें लिखा था, मिसेज असद, क्या आप मुझे इस बात की इजाज़त देंगी कि मैं आपके शौहर की दूसरी बीवी बनूं? ये मेरा आखिरी और कामयाब हरबा था। उन्होंने सबा को खूब बुरा भला कहा और मुझे भी कहलवा दिया कि मैंने तुमको नौकरी से बर्खास्त कर दिया है, अब मेरे दफ्तर आने और मुझसे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं। आइंदा मुझको फ़ोन भी ना करना। मैं ऐसी वैसी राह चलती आवारा लड़कियों को मुंह लगाना पसंद नहीं करता, जो शादी से पहले गैर मर्दों से दोस्तियां रखती हैं। मेरी सहेली रेहाना, जो मेरे साथ काम करती थी, मुझको उनका ये पैगाम सुनाकर चली गई और मैं सकते में रह गई। अब ये बात अच्छी तरह मेरी समझ में आ गई कि असद मेरे साथ मुखलिस न था, सिर्फ अपनी शामें खुशगवार करना चाहता था। अगर मेरा कुछ ख्याल होता तो वो मुझको राह चलती आवारा ना कहता। तहाँ मैंने सद शुक्र किया कि मुझे वक्त से पहले होश आ गया। आज वो एक मुझे आवारा कह रहा था, कल अगर रुसवा हो जाती तो सारा जमाना मुझे आवारा कहता, तब मेरी माँ का क्या बनता? और छोटी बहनों पर भी बेकसूर जमाने की उंगलियां उठती, तब क्या मेरी खोई हुई इज्जत वापस मिल जाती? मैं मैट्रिक पास भी ना थी, कोई दूसरी नौकरी क्या मिलती? मेरी माँ अच्छी सिलाई जानती थी, उन्होंने सिलाई कढ़ाई में डिप्लोमा किया हुआ था। मुझे भी जूं तूं करके 1 साल का कोर्स कराया और जब मैंने डिप्लोमा हासिल कर लिया तो एक जगह मुझे नौकरी मिल गई। इसी तरह मैंने अपनी बेवा माँ के साथ मिलकर अरसा तक छोटे बहन भाइयों की कफालत की। बिलाखिर एक मतवसत घराने से रिश्ता आ गया और मैं अपने घर की हो गई। आज भी जब वो बीते हुए दिन याद करती हूँ, सद शुक्र करती हूँ कि मैं कम उम्री में एक बड़ी लग्जिश से बच गई, वरना जाने मेरी बर्बादी के साथ मेरे कुनबे का क्या होता। छोटी बहनों को मेरी खताओं की कैसी भयानक सजा काटनी पड़ती और बेवा शरीफ माँ तो फिर जीते जी मर जाती। सच है, ये जमाना बुरी जगह है और नौ उम्र जरूरतमंद लड़कियों के लिए कि जिन पर उनके किसी सरपरस्त का साया ना हो। ये दुनिया एक ऐसी शिकारगाह है कि जहां हर तरफ हवस परस्त निगाहें ताकुब में रहती हैं। भेड़िए शिकार करने को घूमते रहते हैं। ऐसे में एक शरीफ लड़की को कदम कदम पर लड़ना पड़ता है और अपनी इज्जत खुद बचानी होती है। अपना तहफ़्फ़ुज़ आप करना पड़ता है। अगर लड़की अच्छी हो तो फिर वो यकीनन इन अजाबों से बच जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला अच्छे लोगों की आप हिफाजत करता है, बशर्त ये कि उनके इरादे नेक रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।